गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम डीके गोयल सर से 11th क्लास के लिए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं प्लस सी फाउंडेशन साथ में। तो कुछ क्वेश्चंस बचे थे फर्स्ट चैप्टर के बेसिक, वो हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर है 1.25 फर्स्ट चैप्टर डीके गोयल सर की बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत पहले से चला आ रहा है कि अकाउंटिंग को क्या समझा जाता है। अकाउंटिंग को जनरली लोग रिकॉर्डिंग ही समझते हैं कि किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अगर बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अकाउंटिंग होता है। तो इसका आंसर पीछे भी दे रखा है यहाँ पे पेज नंबर पे। तो बेसिक फंक्शन और ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप समझते हैं वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, प्लस जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में आप मेज़र कर सकते हैं, जिन्हें आप पैसे में मेज़र कर सकते हैं, और जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सेकेंड, is the basic objective of bookkeeping to maintain systematic record or to ascertain net result of operation of financial transaction। फॉल्स आप पढ़ चुके हैं। जो बुक कीपिंग होती है अकाउंटिंग में 5 स्टेप्स होते हैं। अकाउंटिंग जो है इन 5 स्टेप्स का टोटल होता है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी वही बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। आप पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर कोई आपके पास आपने कोई सामान खरीदा है तो कोई बिल होगा, कोई इन्वॉइस होगा, कोई चालान होगा, कोई वाउचर होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो कोई प्रॉपर्टी डीड होगी, रजिस्टर स्टैम्प रजिस्ट्री होगी उस प्रॉपर्टी की, राइट। तो इन्हें हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन इस वैल्यू का है और बिजनेस के लिए क्या गया। तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे रिकॉर्ड करेंगे। उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें आप अमाउंट में मनी में मेजर कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड स्टेप होती है क्लासिफिकेशन, जिसे आप लेजर में करते हैं कि जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें आप एक जगह ला के समराइज करते हैं। जैसे राम से आपने 10 बार सामान खरीदा तो 10 बार पेज पलट के थोड़ी दिखेंगे अकाउंट्स में, क्योंकि पहली जो एंट्री होती है, रिकॉर्डिंग होती है बुक्स में, वो जनरल में होती है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। अकाउंटिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे राम को कितना पैसा देना है, तो आप राम के अकाउंट में पेज पलट पलट के नहीं देखेंगे। आप एक डेडिकेटेड पेज बनाएंगे लेजर में, जिसमें राम के साथ जो भी डीलिंग हुई है उसकी एक समरी लिखी होगी। तो वो लेजर में होता है। यानी लेजर मीन्स classification means classification of business transaction which are similar nature in a same page। आप उन्हें एक जगह लेके आते हैं। तो सेकंड एक्टिविटी होती है क्लासिफिकेशन। थर्ड एक्टिविटी होती है समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो पूरे साल भर में आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करें उन्हें समराइज करते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्टिंग की दो जो चीज़ें हैं, एक तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, वो तो बुक कीपिंग का पार्ट है, पर जो नेट प्रॉफिट निकालना है बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, राइट। तो ये आप पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। बेसिक फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, ना कि नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, राइट। थर्ड, recording of financial transaction and preparing the financial statement are the only objective of accounting। Do you agree? क्या केवल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना ही अकाउंटिंग का मतलब होता नहीं। दो चीज़ें और बच गई। एक तो जब समराइजिंग हो जाती है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर एनालिसिस करता है मैनेजमेंट कि डेटा का जो अकाउंटिंग डेटा जनरेट हुआ वो कंपेयर करता है लास्ट ईयर से, क्या इम्प्रूवमेंट आया, लास्ट ईयर से हमने क्या गलतियाँ की अपनी, कंपैरिजन होता है, और फिर वो कम्युनिकेट होता है स्टेक होल्डर्स को, राइट। No, beside these two, accounting has the objective of providing useful information to management। एक तो मैनेजमेंट इनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मैनेजमेंट उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करता है, एंड देन कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, और यूज़र को वो कम्युनिकेट करता है। आप पढ़ चुके हैं यूज़र इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल यूज़र होता है मैनेजमेंट और ऑनर। इनके अलावा जो भी लोग बच गए वो एक्सटर्नल यूज़र होंगे, जैसे एम्प्लॉय, क्रेडिटर, सप्लाई, गवर्नमेंट। नेक्स्ट, on 1st January 2024, Mr. Vasudev was appointed as marketing manager of the firm with a salary rupees 2 lakh per month। ठीक है। State whether this event will be recorded in the books of account। क्या ये रिकॉर्ड होगा? नहीं। किसी का अपॉइंटमेंट आपने किया, कोई नया पर्सन अपॉइंट हुआ, तो अपॉइंटमेंट को आप मेज़र नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, उसे जो सैलरी देंगे हर महीने, ये तो रिकॉर्ड होगा एज ए एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पर अपॉइंटमेंट एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते कि मिस्टर वासुदेव के आने से कितना बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। No, the appointment will not be recorded because it has not resulted in any change in the financial position of the firm। आप इसको मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
ये इट विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द सैलरी इज पेड। हाँ, सैलरी जब उन्हें देंगे 2 लाख रुपये महीना, तो वो ट्रांजेक्शन हर महीने रिकॉर्ड किया जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट, A firm follow a practice of giving the figure of previous year along with the figure of current year। जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप करंट ईयर की भी डिटेल देते हैं और प्रीवियस ईयर की भी डिटेल देते हैं कंपैरिजन करने के लिए। नाउ द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म वांट टू डिसकंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, पर अब आप ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करना चाहते, यानी अब लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। डू यू जस्टिफाई दिस डिसीजन? नहीं, नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। आप लास्ट ईयर के डेटा भी लिखते हैं अकाउंट्स में और करंट ईयर के डेटा भी लिखते हैं बैलेंस शीट में, राइट, बनाते समय पीएनएल में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो जो इन्वेस्टर है, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं, वो कैसे डिसीजन लेगा? तो ये प्रैक्टिस गलत है। No, comparability of current year figures with that of previous year is a qualitative characteristics of financial information। qualitative characteristics है comparability। qualitative characteristics मतलब वो characteristics जो important तो होती है पर उन्हें मनी में मेजर नहीं कर सकते, ऐसी characteristics को हम qualitative information बोलते हैं। एक होती है quantitative information। quantitative information can be measured in terms of money और such information will be recorded इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो तो रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, पर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट तो मिलता है पर वो रिकॉर्ड नहीं होती, राइट। तो कंपेरेबिलिटी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंट की, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको फॉलो करना चाहिए। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रैक्टिस विल रिजल्ट इन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ गुड प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड बाय द फर्म। फिर आप एक अच्छी प्रैक्टिस को इग्नोर करेंगे, यानी जो आपके अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो नहीं करेंगे ढंग से। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग। ऐसे कोई भी 2 ट्रांजेक्शन बताइए जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। आप पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में जिन ट्रांजेक्शन को आप मॉनेटरी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते, मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू चेयरमैन, राइट, स्ट्राइक बाय वर्कर, ठीक है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी। 7, a firm has received a large order to supply the goods। आपको ऑर्डर मिला है, विल इट बी रिकॉर्ड द बुक्स? नहीं, अभी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सेल नहीं है ना, केवल ऑर्डर मिलना है, थोड़ी सेल है। जब तक आप सेल नहीं कर देंगे, सेल का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, जब ऑनरशिप हम ट्रांसफ़र करते हैं। ऑनरशिप का मतलब होता है आपने रिस्क भी ट्रांसफ़र कर दिया बायर को, रिवॉर्ड भी ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे पेन में आपको बेच रहा हूँ, राइट, पेन में बेचूंगा तो रिस्क भी आपके, अगर कोई पेन खो गया तो आप, मैं दोबारा नया पेन नहीं दूंगा, और रिवॉर्ड इसका बेनिफिट भी आप ही उठाएंगे, तो कहा जाएगा सेल हो गई। पैसा तो कभी मिल सकता है, राइट, क्योंकि उधार सेल भी होती है, पर केवल ऑर्डर रिसीव होने को ही आप सेल नहीं मान सकते, तो ये ट्रांजेक्शन अभी रिकॉर्ड नहीं होगा। No, only the receipt of order has not resulted in any change of the financial position of the firm। ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इससे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, यानी आप इसे मनी में मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी कस्टमर ने एडवांस में पैसे दिए, ऑर्डर बुक करवाया और एडवांस में पैसे दे दिए, तो उस पैसे को आप एडवांस में शो करेंगे, एज ए लाइबिलिटी शो करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसको गुड्स की डिलीवरी नहीं देंगे वो पैसा आपके ऊपर लाइबिलिटी रहेगा। पर केवल ऑर्डर बुक करना और कोई पैसे तो नहीं दिए हैं उसने, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। 8, Mr. Solkar, the proprietor of a business, sold his residential house for ₹4 crore। आप अपना घर का मकान बेचते हैं 4 करोड़ में। विल इट बी रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या ये रिकॉर्ड होगा बुक्स अकाउंट में? नहीं, क्योंकि पर्सनल ट्रांजेक्शन है, राइट। रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे, कोई बिजनेस की बिल्डिंग तो नहीं बेच रहे हैं आप, ये तो पर्सनल ट्रांजेक्शन है आपका, आपने अपने घर का पर्सनल मकान बेचा है, और पर्सनल ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते, केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। क्योंकि अगर आप पर्सनल ट्रांजेक्शन भी मिक्स करने लग जाएंगे अकाउंट्स में, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्रॉफिट बिजनेस का है, कौन सा पर्सनल ट्रांजेक्शन का, राइट। इससे कभी भी कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं अकाउंट्स में। No, personal dealing of proprietor are not recorded in the books of account। However, if he invests this amount in the business, अगर वो बेच के पैसा बिजनेस में लगाएगा, it will be treated additional capital। तो आप समझ लीजिए, जब कहीं कैपिटल बोलते हैं, जब कोई ऑनर कोई गुड्स लगाता है या कोई अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, तो उसे कैपिटल बोलते हैं, इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, एंड देन इट विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे आप रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, Miss Kavya, an electronic goods dealer, gifted a washing machine valued ₹5 lakh to her friend Suruchi। आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रहे हैं, आप अपनी वॉशिंग मशीन जो बिजनेस में बेचने के लिए रखी है, जैसे आप गुड्स बोलते हैं, जिस सामान को आप डे टू डे बेच रहे खरीद रहे हैं उसे गुड्स बोलते हैं, तो आपका अपना जो स्टॉक है गुड्स है वो अपनी फ्रेंड को गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, तो फ्रेंड पर्सनल रिलेशन की वजह से आप दे रहे हैं, तो एक ड्राइंग्स हो गया। आपने पढ़ा था कि कोई ऑनर पर्सनल रीज़न से कोई पैसा निकालता है बिजनेस से या कोई गुड्स निकालता है, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, और ये रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में।
देखिए, yes, it will be treated as a drawing of Miss Kavya and will be recorded in the books of account. हाउ इज अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट? बताइए अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट से कैसे इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है? पर्सनल जजमेंट मतलब अकाउंटेंट, हर कंपनी में अलग अलग अकाउंटेंट होते हैं, राइट? तो कोई अकाउंटेंट कुछ सोच रहा होता है, कोई अकाउंटेंट कुछ सोच रहा होता है, तो सब क्योंकि अकाउंट एक आर्ट भी है और साइंस भी है। यानी साइंस मतलब कुछ प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो यूनिवर्सल होते हैं, तो अकाउंटिंग साइंस है। और कुछ चीज़ें आप पे छोड़ दी गई हैं हर आदमी पे कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करे कि उन चीज़ों का कैसे एडजस्टमेंट करेगा बुक्स अकाउंट में। तो अकाउंट्स पर्सनल जजमेंट से भी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। अकाउंटेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम। ये डिपेंड करता है अकाउंटेंट कैसे उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट विच इज़ नीडेड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रेशन। आप किसी असेट की यूजफुल लाइफ जब डिसाइड करते हैं, क्योंकि डेप्रेशन लगाते हैं, तो हो सकता है कोई अकाउंटेंट 10 साल माने उस असेट की लाइफ, किसी के अकॉर्डिंग हो सकता है नहीं 8 साल ही चलेगी असेट, कोई कह सकता है 12 साल ही चलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग डेप्रेशन का अमाउंट चेंज होगा, राइट? द सेम इज़ ट्रू अबाउट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक। स्टॉक अभी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि स्टॉक जो बच जाता है ईयर के एंड में उसकी वैल्यू निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो कोई अकाउंटेंट कोई मेथड दे सकता है, कोई अकाउंटेंट कोई मेथड दे सकता है, जिससे स्टॉक की वैल्यू में फ़र्क आ सकता है। और मेकिंग प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट मतलब आपने उधार सामान बेचा और आपको डाउट है कि कुछ पैसा डूब सकता है, तो कोई बंदा बोलेगा 5% डूब सकता है पैसा हमारा, कोई बोलेगा नहीं 10% डूब सकता है, कोई बोलेगा 20% डूब सकता है। तो अकाउंटेंट क्या हो सकता है, अपनी पर्सनल जजमेंट से अकाउंटिंग आइटम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, Mr. Ratnakar established a travel agency. Over the year, the travel agency earned high reputation. Mr. Ratnakar considered the value of goodwill of his travel agency at rupees 5 crore. आपको लग रहा है कि आपकी गुडविल जो है 5 करोड़ की, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। He want to record the value of goodwill in the books of account. वो अपनी गुडविल की वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहता है, रेपुटेशन को रिकॉर्ड करना चाहता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैन ही डू सो? क्या वो ऐसा कर सकता है? नो, ही कांट डू, राइट? वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, आपने खुद कमाई है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसी से खरीदी तो नहीं है। तो इसमें तो एक ही पार्टी है, जबकि अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, यानी एक दूसरी पार्टी होनी चाहिए और एक आपकी पार्टी, यानी बिजनेस होना चाहिए। ये तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसके लिए आपने कोई खर्चा नहीं किया, राइट? तो दिस गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नो, ओनली द परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। जैसे मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूँ और मैं आपको आपके नाम के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, तो मैं एक पार्टी में हो गया मेरा बिजनेस और एक आपको हो गया, राइट? तो वो तो रिकॉर्ड होगी, पर ये परचेज गुडविल नहीं है, राइट? ओनली परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड होती है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट, क्योंकि आपने उसके लिए कोई पैसा पे नहीं किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन बाय क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन? एक पढ़ाया था, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ गुण होते हैं जिससे फ़ायदा मिलता है, पर उन्हें मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता है, राइट? उन इन्फॉर्मेशन को क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव, जिन्हें आप मनी में मेज़र कर सकते हैं। एक होती है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जिन्हें आप मनी में मेज़र तो नहीं कर सकते, पर उनसे बेनिफिट मिलता है। जैसे अकाउंट में क्या होती है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, आप पढ़ चुके हैं। एक तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए अकाउंटिंग, मतलब इस तरह से की जानी चाहिए अकाउंटिंग की जल्दी से समझ में आ जाए। रेलेवेंस होनी चाहिए, राइट? रिलायबल होनी चाहिए, आप पढ़ चुके हैं। ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। तो दीज आर द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। Qualitative aspect of business units are those aspects which cannot be expressed in monetary term, जिन्हें monetary term में express नहीं कर सकते, such as for example changes management, reputation of business, cordial management labor relation, मतलब क्या relation है, firm ability to develop new product, efficiency of management, satisfaction of firm customer, etc. Next, हुज लॉस अकर ड्यूरिंग टू स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। स्ट्राइक, हड़ताल कर दी, वर्कर ने काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से नुकसान होता है। विल इट बी रिकॉर्डेड? नो, ये नुकसान आप किसी साइंटिफिक बेस पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आप अंदाजे लगाएंगे, राइट? तो ये जो स्ट्राइक की वजह से कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, जो आप अंदाजे से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, no, because only those transactions and events are recorded in accounting which are of financial character and the effect of which can be measured in terms of money.
नेक्स्ट, इफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, क्लियरली प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, विच ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वायलेटेड बाय, बताइए कौन सी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग की वायलेट होगी। तो आप पढ़ चुके हैं क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, अगर आप ढंग से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं कर रहे तो आप अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं हो पाएगी, आपको जो यूज़र है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा वो समझ ही नहीं पाएगा ढंग से, क्योंकि आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को छुपा रहे हैं, ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप अंडरस्टैंडेबिलिटी की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की उसे वॉयलेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट, confidence and trust that reported information is a reasonable representation of the actual item and event। ऑब्वियसली आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए, बिल्कुल सही, ताकि कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डेवलप हो सके। दैट हैव अकर्ड डिपिक्ट विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज शोज हेयर। आप पढ़ चुके, रिलायबल होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए कि वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी होगा इसका आंसर। Which value is most important for a good accountant? True and fair, honest होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर रिकॉर्ड होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू होनी चाहिए गुड अकाउंटेंट में, तो पढ़ लें। A good accountant is one who is honest and shrewd. He must ensure that all transactions are recorded in the books of account में रिकॉर्ड हो, and there should be no hiding of facts. Sometimes pressure may be put on him to hide certain facts. हो सकता है आप पे दबाव पड़ता हो कि नहीं ये चीज़ें छुपा लो, टैक्स ज़्यादा लग जाएगा तो चोरी कर लो, खर्चे बढ़ा दो। इन अकाउंटेंट टू इवेट टैक्स, इवेट टैक्स मतलब टैक्स की चोरी करने के लिए, इवेट मतलब चोरी करना, और एनी अदर पर्पज, बट ही शुड बिहेव इन अ ऑनेस्ट एंड श्रूड मैनर, पर उसे समझदारी से और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। 17. The accountant of the firm found an error in the books of account. आपको गलती पता चलती है, but neither he rectified the error, पर आप उस गलती को ठीक नहीं करते, nor disclose it to the management, ना ही मैनेजमेंट को बताते हैं, fearing that it will risk his job, आपको लगता है कि आपकी जॉब चली जाएगी। Which value has been violated by accountant? तो आपने अपनी कौन सी वैल्यू को वायलेट किया अकाउंटेंट, तो अभी पढ़ा था, अकाउंटेंट ने वायलेटेड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। आपने ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट की वैल्यू को वायलेट किया है, क्योंकि अगर कोई गलती हो भी गई है तो आपको उसे डिस्क्लोज करना चाहिए और उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर फाइनेंशियल नेचर, डू यू कंसिडर इन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? क्या इसकी कोई लिमिटेशन है? बिल्कुल, आपने पढ़ा था कि उन्हीं ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें आप फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, पर इसकी लिमिटेशन भी, पर हम अकाउंटिंग में कॉस्ट प्रिंसिपल अपनाते हैं, यानी जो असेट हमने 10 साल पहले 10 करोड़ की खरीदी और आज उसकी वैल्यू हो गई 20 करोड़, पर हम शो तो 10 करोड़ पे ही करेंगे, राइट। यानी अकाउंटिंग करते समय हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को भूल जाते हैं अगर मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि यानी आप बैलेंस शीट में जब असेट रिकॉर्ड करेंगे तो दिखाएंगे 10 करोड़, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 20 करोड़। तो ये लिमिटेशन अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग ट्रू वैल्यू को कंसिडर नहीं करती है। Yes, it is a limitation because there are events which has a vital bearing on the profit of the firm and such event are ignored। और इसमें ये लॉजिक भी दे सकते हैं, कुछ इवेंट जिन्हें फाइनेंशियल कैरेक्टर में आप नहीं मेजर कर सकते, आप उन्हें इग्नोर करते हैं, जबकि वो वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं, जैसे न्यू चेयरमैन का अपॉइंटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, की पर्सन की वैल्यू, तो ये एक लिमिटेशन है, कमी है अकाउंटिंग की। क्लियर। नेक्स्ट, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इनका मतलब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, दो ए और बी पार्ट में, तो आपको कंपैरिजन करना है कि ए और बी दोनों ट्रू है पहले तो, और क्या ए से रिलेटेड है बी पॉइंट, ठीक है। तो आप उसके बेस पे आंसर देंगे, जैसे आप आंसर कैसे देंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो ए को ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा आंसर हो सकता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है आर ट्रू है, लाइक दैट। फर्स्ट, the main objective of bookkeeping is to ascertain the profit or loss and financial position of the business। bookkeeping का main object ये है, गलत, bookkeeping का नहीं है तो accounting का object है। bookkeeping तो दो ही steps include करती है, तो recording business transaction plus classification, ठीक है, तो ये तो false हो गया statement, right। bookkeeping include identify करना, measure करना, recording of financial transaction ऑफ गुड, हाँ ये है बुक कीपिंग का में आता है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मनी में मेजर करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो ये पहली स्टेप है अकाउंटिंग की जो बुक कीपिंग का पार्ट है। तो आंसर होगा डी। ए तो फॉल्स है बट आर क्या है, ट्रू है, ए तो फॉल्स है
पर आर ट्रू है, राइट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग हैज़ अ वाइडर स्कोप देन बुक कीपिंग। ऑब्वियसली बुक कीपिंग तो नैरो स्कोप है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, तो अकाउंटिंग एक वाइडर स्कोप है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, फंक्शनल गलत। बुक कीपिंग में 2 ही स्टेप आती है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। समराइजिंग और एनालाइजिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, राइट। क्लियर। तो ए तो ट्रू है पर आर क्या है, गलत है। तो देखें इसमें, तो ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है, राइट। इसी तरह ऑनर और इन्वेस्टर who contribute capital in the business require information regarding risk and return on their investment in the business enterprises। ट्रू है, जब भी कोई ऑनर किसी बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस बिजनेस के में जानना चाहता है कितना रिस्क है, कितना उसे रिस्क उठाना पड़ेगा, उसके बदले रिटर्न उसे मिलेगा क्या, कितना प्रॉफिट उससे वो जनरेट करेगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है यहाँ पर। B. Long-term lender require information about the ability of enterprises to pay interest and repayment of their loan। अगर कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको लोन देना चाह रहा है तो वो आपकी पेइंग कैपेसिटी जानना चाहेगा कि आप टाइम पे इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, और लोन का पेमेंट टाइम पे करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग हैं, दोनों सही बोल रहे हैं, पर ये बात कर रहा है कि इन्वेस्टर की, ये बात कर रहा है लेंडर की, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर जो आर है, जो बी स्टेटमेंट है, वो एक से रिलेट नहीं है, तो लेंडर की बात कर रहा है, ऑनर की बात कर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों ही सही है कि जब ऑनर पैसे लगाता है तो चेक करता है रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है। जब कोई लोन देता है तो वो भी चेक करता है कि आपकी एबिलिटी, पेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, पर जो बी स्टेटमेंट है, जो आर है, वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो हमारा आंसर होगा इस केस में बी। बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर। ट्रू है, जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में, राइट। बी, goods taken from business by a proprietor for his personal use is not a financial character and hence will not be recorded। ये false है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, चाहे गुड्स निकालता है ऑनर, चाहे सब पैसा निकालता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स को तो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है नहीं कर सकते, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो ए तो ट्रू है स्टेटमेंट, बी फॉल्स है, तो आंसर होगा सी। ए तो ट्रू है और बी फॉल्स है, आर स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल होनी चाहिए। बिल्कुल, रिलायबिलिटी इम्प्लाई दैट द इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर दैट दे अंडरस्टूड इजीली बाय देयर यूजर। फॉल्स है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया हो, विश्वसनीय होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। समझने वाली चीज़ को हम आपको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि अकाउंटिंग अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, राइट। तो ये रिलायबिलिटी की बात, रिलायबिलिटी का मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं होता, राइट। तो ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। अकाउंटिंग इज इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। हाँ, आर ट्रू है, अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे किसी असेट की लाइफ कितनी है, तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से लाइफ कैलकुलेट करेगा फॉर टू कैलकुलेट डेप्रेशन। तो डी है आंसर, यानी ए इन्फॉर्मेशन तो फॉल्स है और आर करेक्ट है। तो डी में यही है, देखिए ए तो फॉल्स है और आर करेक्ट है। नेक्स्ट, फिक्स एसेट आर शोन इन बैलेंस शीट एट देयर कॉस्ट एंड नॉट एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू। बिल्कुल, मार्केट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू पे शो नहीं होते। रियलाइजेबल वैल्यू का वैसे रियल मीनिंग होता है जब आप सामान कोई फिक्स एसेट बेचते हैं, उसमें से आप सेलिंग एक्सपेंस घटा देते हैं। जैसे 10 करोड़ के आप फिक्स एसेट बेच रहे हैं, राइट, उसमें 1 करोड़ आप कमीशन दे रहे हैं, तो रियलाइजेबल वैल्यू होगी 9 करोड़। उसे बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, यानी सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो बैलेंस शीट में हम सारी चीज़ें कॉस्ट पे दिखाते हैं, ना कि रियलाइजेबल पे, तो ट्रू है। फिक्स एसेट आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। पढ़ाया था आपको, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही ये बोलता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो सारी फिक्स एसेट कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ए से ट्रू है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बी, तो ए होगा इसका आंसर। डी, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन लेजर। गलत, पहले सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, ना कि लेजर में। ये तो फॉल्स हो गया। सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन लेजर फॉर परचेज, सेल, एक्सपेंस, इनकम। ये ट्रू है। अकाउंट मतलब हर लेजर में समराइज किया जाता है कितनी परचेज हुई, कितनी सेल, तो अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं एक पर्टिकुलर आइटम और पर्सन की। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो ए तो फॉल्स है और आर ट्रू है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। फॉल्स, मेन अकाउंटिंग का मेन पर्पज तो होता है, सॉरी, द मेन पर्पज कॉस्ट अकाउंटिंग, हाँ सही, कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा हुआ है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का तो मेन पर्पज यही होता है कि कॉस्ट कैलकुलेट करना, कितना बनाने में खर्चा आ रहा है, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। तो ये तो ट्रू है। आर द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन
एंड टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और अकाउंटिंग का भी मेन मोटिव यही है कि सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन असेट लायबिलिटी चेक करना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पर ये कॉस्ट की बात कर रहा है, ये अकाउंट्स की बात कर रहा है, राइट। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर ये जो आर स्टेटमेंट है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है। तो बी होगा आंसर, यानी ए और आर बोथ आर करेक्ट, पर आर इज नॉट गिविंग अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पॉइंट। 9, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड ऑनर मैनेजमेंट। आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग के दो यूजर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ऑनर एंड मैनेजमेंट इंटरनल यूजर होता है, इनके अलावा जो बच गए वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, एम्प्लॉय, क्रिएटर, सप्लायर, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। Internal user get accounting information by published report of business such as P&L account, balance sheet. They also get information from unpublished report or internal report of the enterprises. True है, यानी जो ऑनर और मैनेजमेंट है वो P&L बैलेंस शीट भी देख सकते हैं और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि वो तो ऑनर मैनेजमेंट है, वो तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं बुक्स अकाउंट से। तो ए और आर दोनों ही करेक्ट है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है एक ही। लास्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जिन्हें मनी में मेजर नहीं किया जाता और बिजनेस यूनिट आर कंप्लीटली इग्नोर फ्रॉम द बुक्स वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू है, आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स अकाउंट में, केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें मनी में मेजर कर सकते हैं। आर, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होता है आप गड़बड़ी कर रहे हैं अपने अकाउंट में, इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो अच्छे लगे अकाउंट, जैसे एक्सपेंस चोरी कर रहे हैं टैक्स की, फिर भी आप छुपा रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनुपुलेटिंग अकाउंट, अकाउंट में गड़बड़ी कर रहे हैं सो एज टू कॉन्सील मतलब छुपा सके वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज अ मोर फेवरेबल पोजिशन देन द एक्चुअल पोजिशन। सही है, दोनों बोल तो सही रहे। क्वालिटी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होते क्योंकि उन्हें मनी में मेजर नहीं कर सकती। आप विंडो ड्रेसिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि आप फेवरेबल पोजीशन दिखा सकें, आप लॉस को कम दिखा सकें, राइट। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, पर जो आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग की बात कर रहा है, तो आंसर होगा बी। क्लियर। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।